हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। दोस्तों देखिए, आज हम लोग एक मास्टर वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे, 20 क्वेश्चन साइंस के होंगे और 10 क्वेश्चन हमारे पॉलिटिकल साइंस के होंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को। तो लगभग 20 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहा युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो हमारे जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो हमारा जो आंसर सही होने वाला है वो है थॉमसन। तो हमारा जो थॉमसन ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये फैक्ट है, इसको आपको रटना पड़ेगा, ऐसे ही रट लीजिए आप लोग। और दोस्तों थोड़ा और बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे किसी न किसी पेपर्स में आए हुए हैं। तो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो ऑप्शन सबसे अलग है वही हमारा सही ऑप्शन होने वाला है, मध्य पाषाण काल। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो मध्य पाषाण काल है। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है आदमगढ़। तो यहाँ से हम लोग आदमगढ़ को टिक कर जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो हमारा सही होने वाला है दोस्तों, सराय नाहर राय। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ से सराय नाहर राय को टिक करेंगे और यहाँ से फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो यहाँ से होने वाला नवपाषाण काल। तो दोस्तों अपने आप में सभी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी पेपर्स में आए हुए हैं। तो आप लोग जब भी कोई पेपर देने जाएं तो कम से कम 2 बार इस वीडियो को जब अवश्य देखें। यहाँ से निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे पहले जो अनाज प्रयुक्त हुआ था उसका नाम हमें बताना है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो है जौ। तो दोस्तों अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। तो हमारा जो 7 क्वेश्चन है, तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, ये हमारा सही हो जाएगा नर्मदा घाटी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, नर्मदा घाटी। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। देखिए यहाँ प्रभाव नहीं होगा, यहाँ साक्ष्य होगा। यहाँ से थोड़ा सही कर लीजिए इसको, यहाँ साक्ष्य होगा। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है मेहरगढ़। तो यहाँ से हम लोग मेहरगढ़ को टिक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये सभी फैक्ट हैं, इनको एज इट इज़ ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसा लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप क्या करिए, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए बस। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है लहुरा देव। तो लहुरा देव हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसी पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। तो सांस्कृतिक अवशेष के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है मेहरगढ़। तो यहाँ से हम लोग मेहरगढ़ को टिक करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों मेहरगढ़ अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह थी। तो यहाँ से हमें सबसे पहले कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं, तो इसको आप लोग याद रखोगे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है यहाँ वो है ताम्र पाषाण युग। तो यहाँ से हम लोग ताम्र पाषाण युग को क्लिक करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन अभी जो पीजीटी का पेपर हुआ था उसमें ही पूछे गए थे। तो अब क्वेश्चन आयोग इस तरीके से पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन भी पढ़ना होगा। तो हमारा जो यहाँ से सही ऑप्शन होने वाला है वो है HD संकालिया। तो हम लोग 3rd ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरीके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ से हम लोग जो सही ऑप्शन हमारा सही होने वाला है वो है मध्य प्रदेश। तो हम लोग मध्य प्रदेश को टिक करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14,
बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो दोस्तों यहाँ से जो सही ऑप्शन होने वाला है ये होने वाला है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। तो पाषाण मीन्स पत्थर होता है दोस्तों, तो पत्थरों का प्रयोग पहले किया जाता था मृतकों को दफनाने के लिए, उसके ऊपर पत्थर से पूरा कवर किया जाता। तो यहाँ पर हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है, तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। यहाँ जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है संगनकल्लू। तो थोड़ा सा नाम कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, लेकिन हमें याद रखना है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे यहाँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। 16 क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सबसे पहले आप एक चित्र को देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है। तो भीमबेटका में शैल चित्र हमें मिलता है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो है गुफाओं के शैल चित्र। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। देखिए इस तरीके से चित्र वहाँ पर पाए गए हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये भीमबेटका की जो गुफा है उसके अंदर का सीन है। ऐसे करके चित्र बनाए गए हैं पत्थरों पे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस कर लेते हैं। भारत में किस शिलाश्रय, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिए, ये शिलाश्रय होगा, ये राय काट दीजिए। शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है भीमबेटका। जैसा कि हम लोग पहले भी बता चुके थे, तो भीमबेटका से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं क्योंकि पत्थरों पर इन्होंने चित्रकारी की थी। पहले का जो मानव था उसके द्वारा पत्थरों पर चित्रकारी की गई थी। तो ये सब प्राप्त हुए हमें भीमबेटका से। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस कर लेते हैं। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। ये नामकरण कब हुआ था, यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन है। तो मृदभांड से आप लोग मतलब समझ लीजिए, मृदभांड क्या है, मिट्टी के जो पहले बर्तन बनाए जाते थे उन्हीं को हम मृदभांड कहते थे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है, इसका जो नामकरण हुआ था वो हस्तिनापुर से शुरू हुआ था। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो हस्तिनापुर सही होने वाला है। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो 19 क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है भीमबेटका। तो प्रागैतिहासिक काल जो है वो भीमबेटका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 को क्लिक करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ताम्रसम काल में, देखिए ताम्र पाषाण काल होगा यहाँ श्रम हटा लीजिए, ये भी ठीक है। ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे। जैसा कि आज हम लोग देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर आज भी ये प्रथा चली आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तर में सर रखते थे, दक्षिण में पैर रखते थे। तो ये हमारा सही ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए हम 20 क्वेश्चन जो हिस्ट्री के थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। तो ऊर्जा संरक्षण से आप लोग क्या समझते हैं, ये यहाँ पर पूछ रहा है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों, कई पेपर में रिपीट भी हुआ है। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन होने वाला है। और यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ये ऊर्जा लिखा है, ठीक है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं की कौन सी ऊर्जा होती है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो है केवल गतिज, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो केवल गतिज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd ऑप्शन सही है। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक तरीके से फैक्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक इकाई प्राप्त की जाती है। तो यहाँ से दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो है द्रव्यमान। तो यहाँ से हम लोग द्रव्यमान को टिक करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ से हम लोग द्रव्यमान को टिक करते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल है दोस्तों, ये साइंस के क्वेश्चन है, इनको आज आपको एज इट इज़ रटना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है
वो है यहाँ से देख लेते हैं हम लोग अपने ऑप्शन को, द्रव्यमान और त्वरण का। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला वो है द्रव्यमान और त्वरण। यहाँ से हम लोग द्रव्यमान और त्वरण को टिक करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि। तो दोस्तों बहुत हम लोग पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है वो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होने वाला है। तो सही ऑप्शन को टिक करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं। तो दोस्तों ये जो सिद्धांत था वो दिया था ब्रह्मगुप्त ने। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हिस्ट्री में भी आप लोग देख सकते हैं और साइंस में भी आता है, तो दोनों जगह ये इंपॉर्टेंट है और कई बार पीसीएस का पैड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन किस में पूछा जा चुका है, पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये पीसीएस, यहाँ जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये मोस्टली पीसीएस के द्वारा ही, आयोग के द्वारा बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। अब गुरुत्वाकर्षण की बात आ जाती है दोस्तों, तो हमें नाम याद आता है चार्ल्स न्यूटन का। तो दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है चार्ल्स न्यूटन। तो 7 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होने वाला है वो न्यूटन होने वाला है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बात की थी कि जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का नाम आएगा तो हमारा जो ऑप्शन होने वाला है वो न्यूटन होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन को क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्बाध में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि। तो यहाँ से यही पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में जो निर्वात होता है वहाँ लोग सीधे खड़े क्यों नहीं हो पाते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुरुत्व नहीं होता है। तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसलिए व्यक्ति वहाँ सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर लेते हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा, उसके साथ क्या स्थिति होगी। तो अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है अगर वहाँ से एक सेब छोड़ेंगे तो क्या होगा कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो सही होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को टिक करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसको बार बार आप पढ़िए और यहाँ से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन पेपर में दिखाई देंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर लेते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ, पेपर्स में आता है, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर ही रहती है। तो तल के अंदर रहती है इसीलिए वो गिरती नहीं है। तो दोस्तों ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये अपवर्तित होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा और 2 को क्लिक करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर लेते हैं। लकड़ी लोहे व मोम के सामने, देखिए सामने नहीं होगा, यहाँ समान होगा। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर लेने, यहाँ पर सामने नहीं होगा, समान होगा, समान। आगे देख लेते हैं, लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला 4। तो यहाँ पर ये जो टुकड़े हैं ना वो सभी साथ साथ पहुँचेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक करिए और फिर आगे बढ़िए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या घटित होगा। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो कौन सा होने वाला, 3rd। तो लकड़ी की जो गेंद है वो बाद में गिरेगी। तो यहाँ से 3rd ऑप्शन को क्लिक करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी पिंड का भार। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, किसी पिंड का भार। ये कुछ कंडीशन दी हुई हैं, इन कंडीशन को अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देख लेंगे हम लोग। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारहीनता होती है। तो दोस्तों भारहीनता कब होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो है गुरुत्वाकर्षण जब शून्य होगा तब। गुरुत्वाकर्षण जब शून्य होगा तभी भारहीनता होगी दोस्तों। अपने आप में ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो दोस्तों ये हमारे पास ऑप्शन है और नीचे एक ऑप्शन और होगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये मैंने इसीलिए क्वेश्चन डाला है क्योंकि ये कई बार पूछा भी जाता है, तो यहाँ से आप एक एक करके भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी सही हैं, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला वो है उपरोक्त सभी। तो इसको क्लिक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। रेडियम की जो खोज है वो मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। एक्सरे की खोज WK रोंटजन के द्वारा की गई थी। और चेचक की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। ये डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, लेकिन ये जो नाम है वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके आप लोग नाम याद रखिए। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है, ये फैक्ट है, साइंस के द्वारा ये प्रूव किया गया है। तो इसको आप लोग एज इट इज ऐसे ही याद रखेंगे। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। तो इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होने वाला है 19 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये है, उसको त्वरण मिल जाता है। जब त्वरण मिल जाता है तो पृथ्वी का जो कृत्रिम उपग्रह है वो पृथ्वी पर नहीं गिरता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा, इसको क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस कर लेते हैं। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो दोस्तों इससे पहले भी हमने जो डिस्कस किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको अगर आप समझेंगे तो यहाँ से जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला वो सेकंड ऑप्शन सही होने वाला, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। तो यहाँ दोस्तों हमने साइंस के क्वेश्चन किए थे 20 और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण और त्वरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी थे। तो इनको आप लोग देख लेंगे ध्यान से क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आजकल पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अब दोस्तों हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन हमने हिस्ट्री के डिस्कस किए, 20 हमने पॉलिटिकल साइंस के डिस्कस किए। 10 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के डिस्कस कर रहे हैं। 20 हिस्ट्री के हो गए, 20 साइंस के हो गए और 20 हमारे ये पॉलिटिकल साइंस के हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं क्योंकि डेट्स पूछी जाती हैं। तो दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950, तो ये हमारा यहाँ पर सही होना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही गई थी। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमारा जो सेकंड है इसका ऑप्शन जो है 3rd सही हो जाएगा। तो मौलाना आज़ाद थे, उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर देना चाहिए। तो ये यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है मौलाना आज़ाद। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपको किताब में नहीं मिलेंगे और ये इसीलिए क्वेश्चन बाहर से डाले गए हैं जिससे आप लोग इनको रिवीजन कर सकें अच्छी तरह से। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक होने वाला है। महात्मा गांधी को क्लिक करिए और फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता में अल्पसंख्यकों के हित तथा भावना के महत्व को कम करके आंका गया, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इस तरीके के कथन भी आजकल आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही होने वाला ऑप्शन वो है जेनिंग्स। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है?
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे पेपर्स में देखे जाते हैं। तो यहाँ जो हमारा सही होने वाला ऑप्शन है वो है संविधान। तो यहाँ से आप लोग संविधान को क्लिक करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि संविधान हमारे भारत देश में जो भी होता है वो संविधान के अनुसार ही होता है। तो संविधान के बारे में कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने एक वीडियो लेक्चर भी बना के डाला है। तो संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। भारत में संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो यहाँ पर निम्नलिखित है, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिए आप लोग, यहाँ निम्नलिखित होगा, प्रिंटिंग में गलती हो गई है। ऑप्शन क्या कह रहा है, भारत में संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को क्लिक करिए, कनाडा को। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो इसको थोड़ा सा बार बार आप लोग देख लेना, क्योंकि ऐसे ऑप्शन हमें ध्यान रह जाते हैं कभी कभी। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था तो कहाँ पर है ये पूछ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3। ये सिर्फ 2 ही जगह मिलती है, वो है भारत और यूएसए में। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया जो है भारत और यूएसए में ही देखने को मिलती है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ है और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है। तो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में कौन सा समान लक्षण है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है 4। देखिए 4 सबसे लंबा भी है और बिल्कुल सही लिखा है। संविधान के निर्वाचन के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय का जो प्रावधान है वो अमेरिकी परिसंघ में भी है और भारतीय परिसंघ में भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, अगर हम सभी को पढ़ेंगे तो हमारा सबसे पहला वाला जो कथन है वही सत्य हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो यही हमारा सत्य है। बाकी ये सब असत्य हैं, ये सब गलत है और हमारा फर्स्ट वाला सही है। तो 9 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही होने वाला है। तो 9 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर लेते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार मेरे द्वारा भी देखा गया है। तो यहाँ समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही ऑप्शन है और ऑस्ट्रेलिया को क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए और ये पूरा एक मास्टर वीडियो था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमें कई बार देखने को मिल जाते हैं पेपर्स में। तो आप लोग क्या करेंगे, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए और इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस की एक सीरीज़ हमारे चैनल पर डाली गई है। तो आप लोग क्या करिए, उसको भी देख लीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।